दोस्तों इंडियन ओवरसीज़ बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है, यानी एलबीओ की। और ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें वैकेंसी भी ठीक है और सैलरी बहुत अच्छी है। तो अगर आप दिव्यांग हैं या नॉर्मल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव नहीं सोचते, वो कहेंगे कि इसमें इतना हाई फाई पेपर होता है, किस तरीके से दिव्यांग भाई बहन करेंगे। तो क्या दिव्यांग भाई बहन केवल ग्रुप डी की नौकरी ही करेंगे? बहुत अच्छे तैयारी करने वाले भी दिव्यांग भाई बहन हैं। तो इसलिए मुझे सारी नौकरियों के बारे में बताना पड़ता है। किसी एक की वजह से मैं ऐसा करूं कि मैं उसी के लिए वीडियो बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है, तो सभी के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। इसलिए भाई पॉजिटिव सोच रखो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसकी कंडीशन देख लो, क्या क्या कंडीशन है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लैंग्वेज की, लेकिन मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। देखो, इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए 12/5/2025 से, मतलब 12 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे और ये केवल 31 मई 2025 तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसमें फॉर्म फिल करना। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 400 है, मतलब 400 है। अब इसमें दिव्यांगों की देखते हैं कितनी है। देखो, ये वैकेंसी जो है ये 6 स्टेट में निकली हुई है। एक तो तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और पंजाबी। अब आपके सामने ये दिक्कत हो सकती है जितने भी हिंदी से है, हिंदी वाले स्टेट है, क्योंकि इसमें हिंदी वाला स्टेट की कोई वैकेंसी नहीं है। या तो आपको तमिल आती हो, उड़िया आती हो, मराठी आती हो, गुजराती, बंगाली, पंजाबी। तो जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको तो ये लैंग्वेज आती होगी, उनको तो ये दिक्कत नहीं होगी। वैसे इसमें अप्लाई जो कर सकते हैं वो ऑल इंडिया से कर सकते हैं। अगर कोई भाई बहन ऐसे है जो हिंदी राज्य से है लेकिन वो कभी तमिलनाडु में रहे हैं या तमिल से उन्होंने पढ़ाई की है, या उड़ीसा से, मराठी से, गुजराती, बंगाली, पंजाबी से, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है और आपको इन 6 पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज आती है, अगर आप इन्हीं स्टेट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से है और यहाँ की लैंग्वेज आपको आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, उनकी 3 पोस्ट है, और आईडी वाले, इसी में मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी आ जाएंगे, तो इनकी भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर वीआई की पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। और महाराष्ट्र में केवल OH कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है और आईडी वालों की 1 पोस्ट है, बाकी एचआई वीआई की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। गुजरात में भी एचआई की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। और वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, और पंजाब में भी वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। तो टोटल पोस्ट अगर हम बात करें तो वीआई की इन 6 के 6 स्टेट में 4 पोस्ट है, एचआई की भी 4 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 4 पोस्ट है, और आईडी वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। वैकेंसी कम है क्योंकि टोटल वैकेंसी कम है, तो उस हिसाब से यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों की भी कम है। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन दिव्यांग किस कैटेगरी के अप्लाई कर पाएंगे। बाकी देखो, इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि रिजर्वेशन जो मिलेगा डिसेबल्ड को वो हॉरिजॉन्टल मिलेगा। मतलब अगर आप एससी के, एसटी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के या जनरल के हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। मतलब SCPW, STPW, OBCPW, इस तरीके से आपकी कट ऑफ जो है हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पर बनाई जाएगी। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो एक स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट में, आप सोचे कि वेस्ट बंगाल में भी कर देंगे, पंजाब में भी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी एक स्टेट में ही एक पर्सन अप्लाई कर सकता है। बाकी इसमें लिखा है कि आप इंडिया के किसी कोने से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल, भूटान वाले भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लो। देखो, ये लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ की पोस्ट है और इसमें मिनिमम जो एज चाहिए वो 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष। लेकिन जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब 40 वर्ष तक के दिव्यांग भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए नॉर्मली आपके पास में बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आपने बस सिंपली ग्रेजुएशन किया हो। अब ग्रेजुएशन में जितने भी कोर्स आते हैं सब आप अपने हिसाब से देख लेना और इसमें अप्लाई करना। एज रिलैक्सेशन मैंने बता ही दिया, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। आप देखो, जो दिव्यांग भाई बहन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं लोकोमोटर डिसेबल्ड कैटेगरी की बात करूं, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज की, तो उसमें अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है तो वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, वो राइट हो या लेफ्ट हो। और अगर किसी के एक पैर में दिक्कत है तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी के एक हाथ और एक पैर में प्रॉब्लम है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और अगर किसी के दोनों पैरों में प्रॉब्लम है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा लेप्रोसी क्योर्ड, और सेरेब्रल पासी, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और एसिड अटैक वाले भी अप्लाई कर पाएंगे।
और अगर हम विजुअली इम्पायर्ड में बात करें वीआई कैटेगरी में, तो अगर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है मतलब टोटली ब्लाइंड है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप लो विज़न हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एचआई वालों कैटेगरी में बात करें तो इसमें डेफ अगर है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और अगर हार्ड ऑफ हियरिंग एचएच वाले हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उस कैटेगरी में अगर आप एएसडी वाले हैं मतलब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले हैं, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, या मेंटल इलनेस है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। तो लगभग कई सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो इसमें अप्लाई कर देंगे। अगर आप उसी स्टेट से जहाँ पर वैकेंसी है तो आपके तो फिर बल्ले बल्ले, और अगर आप अदर स्टेट से और आपको इन स्टेट की लैंग्वेज आती है तो भी आपकी मौज है। बाकी अगर मैं इसमें बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले जो है वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह ज़रूर लगाएंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो टेम्परेरी वाले हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल परमानेंट डिसेबिलिटी वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल इसमें देख लो, ये बहुत अच्छा है। बेसिक पे इसमें दिया है 48,480 से, फिर इसके सब कुछ मिलने के बाद में डीएपीए वगैरह सब कुछ लगने के बाद में आपकी 85,920 जो है पर मंथ सैलरी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यही रहेगा कि सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, तो आपको एग्ज़ाम देने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हिंदी में भी दे सकते हैं या इंग्लिश में भी दे सकते हैं। 60 मिनट्स आपको मिलेगी। फिर इसके बाद में अगला सेक्शन जनरल या इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड आएगा, और इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। ये 40 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और 30 मिनट आपको मिलेगी। अगला सेक्शन जो है वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, ये 60 मार्क्स के होंगे, ये भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा और 60 मिनट आपको मिलेगी। उसके बाद में इंग्लिश नॉलेज का आएगा, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और ये केवल इंग्लिश में ही होगा। इस पे भी आपको 30 मिनट मिलेगी। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 140 रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 200 रहेंगे, यानी 200 रहेंगे, और आपको 3 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। एक चीज़ और है, इसमें 3 घंटे का टाइम तो मिलेगा ही, लेकिन देयर विल बी, इन्होंने लिखा है देयर विल बी सेक्शनल क्वालिफिकेशन मार्क्स विद 30% फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 35 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब आपको हर सेक्शन में 30% रिजर्व वालों को और अनरिजर्व वालों को 35% लाना ही लाना है हर एक सेक्शन में, ठीक है। और देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब अगर आपने गलत किया तो 1/4 आपका मतलब 0.25 जो है मार्क्स वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो SC ST और PWD कैंडिडेट जितने भी हैं उनकी 175 फीस लगेगी, मतलब 175 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और जो जनरल EWS OBC वाले हैं उनकी यहाँ पर 850 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी आप इसका पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा जैसे ही 12 तारीख से। और देखो इसमें स्क्राइबर की भी गाइडलाइन दी गई है। द विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट एंड ए कैंडिडेट हु राइटिंग स्पीड इज़ एडवर्सली अफेक्टेड परमानेंटली, मतलब जिसको परमानेंटली लिखने में दिक्कत है, या जो टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है वो नहीं लिख सकते, तो उनको यहाँ पर राइटर की सुविधा दी जाएगी। वो अपना राइटर ले सकते हैं, ठीक है, या अरेंज अपना ही राइटर ले लेंगे। बस राइटर की क्वालिफ़िकेशन जो है वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं उससे डिफरेंट होनी चाहिए। और दोनों अगर आपका राइटर भी फॉर्म फिल किया है और आप भी, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका राइटर ऐसा होना चाहिए जिसने इस वैकेंसी में फॉर्म फिल ना किया हो। और बाकी इसके अलावा जो कंडीशन होती है राइटर की वो मैं कई बार बता चुका हूँ, वही इसमें भी रहेगी। आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए और आप जो बोलेंगे वही वो करेगा, इस तरीके का। और अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले CP वाले हैं तो वो भी यहाँ पर राइटर ले सकते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। बाकी विजुअली के लिए तो मैंने बता ही दिया। जिस चीज़ को भी राइटर की ज़रूरत है इसमें सबके लिए कहा है वो राइटर ले सकते हैं। इसके लिए आपको एनेक्सर वगैरह देना पड़ेगा या फॉर्म से पहले, ये आप सब कुछ देख लेना। बाकी इसमें बहुत कुछ और ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। फॉर्म कैसे फिल होगा ये आप खुद ही कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो बना भी दूँगा। फिर इसके बाद में जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा भाई, तो उसके बाद में आपका LPT भी होगा, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। इसलिए लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, और तब उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह बन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत अच्छे पोस्ट है इसलिए इसमें इंटरव्यू तो होगा ही। बैंक की है ये, और वैसे भी LBO की है, लोकल बैंक
ऑफिसर की तो बहुत मायने रखती है, इसलिए पूरा सब कुछ इसमें देखा जाएगा। तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटरव्यू भी अच्छे से होना चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये आपको जॉब मिल पाएगी। आपको लैंग्वेज पर भी पकड़ होनी चाहिए। चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।